हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम उन सारे सवालों के बारे में बात करेंगे और उन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपने कमेंट करके मुझसे पूछे थे। जो नोटिफिकेशन था, कुछ सवाल मैंने डायरेक्टली नोटिफिकेशन के नीचे से लिए हैं, कुछ सवाल फेसबुक के हैं और कुछ सवाल दूसरे सेकंड चैनल के हैं। तो रैंडमली तीनों जगह से मैंने कुछ सवालों को सेलेक्ट किया है। दूसरा एक पॉइंट ये है कि मैंने सिर्फ वही सवाल सेलेक्ट किए हैं जो आयुर्वेद कॉन्सेप्ट के हैं। कई लोगों ने सवाल पूछा कि मैम हेयर फॉल का ट्रीटमेंट बताओ, सोरियासिस का ट्रीटमेंट बताओ, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का ट्रीटमेंट बताओ, ऑर्थराइटिस का ट्रीटमेंट बताओ, जॉइंटिस का ट्रीटमेंट बताओ। तो ये सारे सवाल मैंने यहाँ नहीं लिए हैं। आयुर्वेद कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आप लोगों के सवाल हैं, जो कन्फ्यूजन है, उनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है रंजीत कुमार का। #माई क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ अश्वगंधा पाउडर एंड अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट? अश्वगंधा जो पाउडर होता है और अश्वगंधा के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, कैप्सूल होते हैं, उसमें क्या अंतर होता है? देखिए, आयुर्वेद में किसी भी औषधि की कल्पना बनाते समय उसके 5 फॉर्म मैक्सिमम बताए गए हैं: स्वरस, कल्क, श्रत, श्रीत, फांट। ठीक है, ये 5 तरीके की कल्पनाएं होती है और इसमें बोला गया है कि जो स्वरस होता है, मतलब आगे से लेके लास्ट तक में सबसे जो पहला वाला है वो सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है। स्वरस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को निकाल करके उसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म में निकालना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अश्वगंधा है, अश्वगंधा को निचोड़ के, पीस के, क्रश करके उसका जो जूस निकलेगा, उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा, उसको सबसे ज़्यादा पोटेंट बोला गया है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का ऑप्शन आता है वो आता है कल्क। आयुर्वेद के जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें जो पाउडर फॉर्म की मेडिसिन होती है उसको कल्क के अंतर्गत ही रखा गया है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म की मेडिसिन होती हैं वो ज़्यादा बेनिफिट वाली होती है, उनकी पोटेंसी ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू नॉर्मल पाउडर फॉर्म की जो मेडिसिन आती है। ठीक है, अगला जो सवाल है इसके बाद में, सेकंड नंबर, कांतिलाल जैन का। कैन यू टेल विच टाइम द बेस्ट मेडिसिन टू टेक आयुर्वेदा मेडिसिन फॉर स्किन डिसीज? देखिए कांतिलाल जैन जी, अगर आपने ये सवाल, आयुर्वेद में जो औषधि सेवन के जो काल बताए गए हैं कि औषधि को कितनी बार अलग अलग तरीके से या कौन सी औषधि को कब सेवन करना चाहिए, उसके लिए टोटल जो आयुर्वेद औषधि के काल बताए गए हैं वो 11 हैं। मैंने नीचे इसलिए देखा क्योंकि मैंने नोट्स रखे हुए हैं। कई लोग क्या कमेंट करते हैं ना, फिर तो मैं बता देती हूँ। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने दोनों ही 10 तरीके से बोले हैं। आचार्य वाग्भट ने उसमें 1 काल बढ़ा के 11 कर दिया है और आचार्य षडांगधर ने 5 काल बताए हैं। अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अलग अलग टाइम बोला गया है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सुनोगे, फॉर एग्जाम्पल, पहला काल होता है अभक्त, यानी कि ऐसे टाइम पर जब आपने कुछ भी नहीं खाया पिया है। ठीक है, दूसरा होता है प्राग भक्त, यानी कि खाना खाने से 15-20 मिनट पहले। उसके बाद मध्य भक्त, खाना खाने के बीच में, आधा खाना खा लिया, उसके बाद मेडिसिन खाई, उसके बाद फिर आधा खाना खाया। फिर अधोभक्त, अंतर्भक्त, सभक्त, सामुद्र, मुहुर्मय, सग्रास, ग्रासांतर और नेश। इस तरीके से 11 काल बताए गए हैं। आपने जो पूछा है कि स्किन डिसऑर्डर में किस प्रकार से औषधि का सेवन करना चाहिए, पर्टिकुलरली स्किन डिसऑर्डर का नाम नहीं आया है, लेकिन कुष्ठ रोग का वर्णन किया गया है। कुष्ठ रोग की औषधियों में इसको खाना खाने के बाद औषधि का सेवन करने के लिए बोला गया है। कुष्ठ रोग के अंतर्गत जितनी भी बीमारियां आती हैं उन सब में औषधियों का सेवन खाना खाने के बाद करने के लिए बोला गया है। तो इस हिसाब से कुष्ठ रोग की या स्किन डिसऑर्डर की जो भी मेडिसिन है वो खाना खाने के बाद सेवन करनी चाहिए। लेकिन ये एक शब्द में आंसर हुआ, अदरवाइज जो कुष्ठ रोग है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, तो अलग अलग औषधियों के कॉम्बिनेशन बनाकर अलग अलग टाइम पर औषधि देना पड़ सकता है। ठीक है, आपने सवाल पूछा था इसलिए एक शब्द में आंसर दे दिया इसका। अगला सवाल है मधु मोहन सिंह का। कृपया आप विरुद्ध आहार के बारे में विस्तृत जानकारी दें। जो आमतौर पर विरुद्ध आहार होते हैं, जैसे दूध के साथ नमक के वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। विरुद्ध आहार का मतलब होता है 2 ऐसी चीज़ें जिनको किसी पर्टिकुलर समय पर पर्टिकुलर तरीके से साथ में नहीं खाना चाहिए, इसे विरुद्ध आहार कहा जाता है। अब जो आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का वर्णन है वो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के आत्रेय भद्र कापी अध्याय के अंतर्गत दिया है। कुल 18 प्रकार के विरुद्ध आहार का वर्णन किया गया है। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं, खाने में एक दूसरे के साथ क्या नहीं खाना है, कौन से टाइम पर नहीं खाना है, किस तरीके से नहीं खाना है, बहुत अलग अलग प्रकार से इसमें बताया गया है। थोड़ा सा आपको मैं बुक से पढ़ा देती हूँ जिससे थोड़ा सा आप लोगों को मज़ा आए कौन कौन से किस किस प्रकार से बोला गया है। कुल 18 प्रकार के ये विरुद्ध आहार होते हैं। पहला होता है देश विरुद्ध, यानी कि आप जिस देश में रहते हो उसके विपरीत तरीके के आहार विहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ये है
कि जैसे फॉरेन में, विदेश में ब्रेड वगैरह की चीज़ें, वहाँ लोग लंच डिनर ब्रेकफास्ट में ब्रेड की चीज़ें खाते हैं, कॉमन है, उनको पचती है, उनके हिसाब से सूट है। लेकिन यदि हमारे यहाँ इंडिया में अगर हम 365 दिन छोड़ो, अगर हफ्ते महीने के 30 दिन भी लगातार ब्रेड से बनी हुई चीज़ें खा लें तो हमको नहीं पचेंगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेड नुकसान कर रही है। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ब्रेड मैदा की होती है या गलत तरीके से बनाई जाती है इसलिए नुकसान करती है, पर वास्तव में वो देश विरुद्ध है। हमारी आंतें, हमारा शरीर उस पर्टिकुलर भोजन के अनुकूल नहीं है। ठीक इसी तरीके से हर जगह होता है। इटालियन फूड है, वहाँ के लोग रेगुलर खाने में वही खाते हैं, उनको आप रेगुलर दाल रोटी खिलाओगे तो उनको सूट नहीं करेगा। हमको इटालियन फूड खिलाओगे, चाइनीज़ खिलाओगे तो सूट नहीं करेगा। तो ये होते हैं देश विरुद्ध। इसीलिए बोला जाता है कि बाहर का खाना, ये चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इनको रोज़ नहीं खाना चाहिए। कभी कभार टेस्ट के लिए खाया ठीक है, रोज़ खाओगे तो नुकसान करेगा। ऐसे ही होता है काल विरुद्ध, मतलब विपरीत समय में खाना। ठंडियों के मौसम में जब ऑलरेडी ठंडा होता है तब आप कोल्ड ड्रिंक पीना, ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। काल विरुद्ध में दिन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे दही से बनी हुई चीज़ें, सत्तू की चीज़ें, बेसन से बनी हुई चीज़ें रात में नहीं खानी चाहिए। ठीक है, ये होते हैं काल विरुद्ध। मतलब ये आप दिन में खा सकते हो, दही आप दिन में खाओगे नॉर्मल है, लेकिन वही दही आप रात में खाओगे तो आपको नुकसान करेगा, विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है अग्नि विरुद्ध। अग्नि विरुद्ध का मतलब होता है आपके पेट की अग्नि किस प्रकार की है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको आपकी अग्नि, नॉर्मल अग्नि, बीमारों की बात नहीं कर रही हूँ, आपका डाइजेशन सिस्टम ही नेचुरली इस तरीके का है कि आपको कम भूख लगती है, नेचुरली बात कर रही हूँ, बीमारी की वजह से कम भूख लगती है उसकी बात नहीं कर रही, नेचुरली आपका ऐसा है कि आपको कम भूख लगती है और आप दूसरों की देखा देखी ऐसा खाना खाओगे जो भारी होता है तो आपको नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी अग्नि तेज है और ऐसे में आप ऐसा खाना खाओ जो बिल्कुल ही बीमारों वाला है, बिल्कुल ही उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसका एक सीधा सा एग्जांपल आजकल ये वाले विरुद्ध बहुत मिलते हैं, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो जिम में जाकर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन खाना कैलोरीज काउंट करके खाते हैं। तो ऐसा मत करो। अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप बहुत पुशअप कर रहे हो, बहुत आप क्रंचेस कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो आपकी जो डाइट है वो भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। कपिल शर्मा के शो में वो जो पहलवान हैं गीता फोगाट और दूसरी कौन सी गीता बबीता फोगाट, उन्होंने बोला था कि हम तो 100 बादाम तो हम नाश्ते ऐसे चबा खा जाते हैं कि चलते फिरते मुंह में डाल लेते हैं, और आप हम जैसे लोग हैं उनको कहा जाता है कि भाई 4 बादाम खाया करो। तो ये किसका अंतर है? कोष्ठ का अंतर है कि आपकी अग्नि किस प्रकार की है। इसके बाद साथ में विरुद्ध, जिसको जो साथ में उसके विपरीत खाना, 2 ऐसी चीज़ों को खाना जो एक दूसरे के साथ में मैच नहीं करती। इसके बाद बहुत सारे और आते हैं, कुल 18 प्रकार के हैं, सारे नाम मैं आपको नहीं बता रही यहाँ पर। दोष विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, वीर विरुद्ध, कोष्ठ विरुद्ध, अवस्था विरुद्ध, क्रम विरुद्ध, परिहार विरुद्ध, पाक विरुद्ध, संयोग विरुद्ध, हृदय विरुद्ध, संपद विरुद्ध और विधि विरुद्ध। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ 2-4 चीज़ें जो मैंने नोट करके रखी हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ तो घी और तेल से बनी हुई चीज़ों के बाद ठंडे पानी का सेवन करना विरुद्ध आहार के अंतर्गत है, और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। यदि आपने पूड़ी, पराठे, छोले, कुलचा या और भी ऑयल में बनी हुई चीज़ें, कांदा भजिया और कुछ भी ये सारी चीज़ें खाई हैं जो कि ऑयल में बनती हैं, जो तली जाती हैं, उसके बाद में ठंडे पानी का सेवन मत करिए, अदरवाइज़ आपको पेट से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब घी भी इसमें आता है। घी में कौन सी चीज़ें बनती हैं? गुलाब जामुन, जलेबी, ये जो मिठाइयाँ हैं जिसको लोग काउंट नहीं करते, भूल जाते हैं, जो भी मिठाइयाँ हैं जो कि घी में बनती है, इसमें घी का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसी चीज़ों को सेवन करने के बाद आपको केवल गर्म पानी पीना चाहिए। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि यार मीठा खा लेते हैं ना तो जुकाम हो जाता है। वो मीठा खाने से जुकाम नहीं होता, वो मीठे खाने के बाद यानी कि घी में बनी हुई चीज़ों के बाद, क्योंकि जिसमें मिठाई होगी उसमें घी तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं से। हर प्रकार की मिठाई, आप अगर जलेबी भी बना रहे हो तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, घी और डालना पड़ेगा। अगर आप लड्डू बना रहे हो तो भी आपको घी डालना पड़ेगा। तो ये कॉमन सी बात है। तो घी और तेल में जो भी आपकी डिशेस बनती हैं, चाहे वो नमकीन है या मीठी हैं, उसके बाद आपको गर्म पानी का ही सेवन करना चाहिए, कम से कम अगले 1 घंटे तक। लंबे समय तक करें बहुत अच्छा है, लेकिन 1 घंटे तक तो आपको केवल गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। दूसरा होता है दूध का। दूध के साथ में अम्ल
और लवण रस विरुद्ध आहार के अंतर्गत आते हैं। यदि आप दूध की बनी हुई चीज़ों के साथ में खट्टी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं या नमकीन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो ये विरुद्ध आहार है, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब यहाँ पर भी गलती कैसे होती है, खास तौर से गलती हो जाती है बीमारों के साथ में। लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मेडिसिन लेते हैं, एलोपैथी की जो गोलियाँ होती हैं, और अक्सर एलोपैथी की दवाइयों को बोला जाता है कि भाई दूध के साथ सेवन कर लेना, तो वो खाना खाते हैं, एक गोली खाते हैं, ऊपर से दूध पी लेते हैं। तो इस तरीके से नमक की चीज़ों के साथ में दूध को लेना विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है। शहद का एक बहुत है, शहद का प्रयोग कभी भी गर्म चीज़ों के साथ नहीं किया जाता। ये बिल्कुल थंब रूल है और इसके इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हैं। कई लोग सुबह सुबह उठकर गर्म पानी के साथ में नींबू और शहद मिलाकर लेते हैं, और इतना ज़्यादा ये फेमस कर दिया है, और सबसे ज़्यादा फेमस किया था डाबर कंपनी के शहद ने, क्योंकि उन्होंने ऐड दिखाया था जिसमें इस तरीके से प्रयोग बताया था, और उसमें आई थिंक शिल्पा शेट्टी थी, बाकी मुझे श्योरली नहीं पता पर शायद थी। तो उन्होंने ये बताया था कि वेट कम करने के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए इस तरीके से लो, और फिर वो मार्केट में बिल्कुल चल गया। लेकिन शहद का प्रयोग गर्म चीज़ों के साथ नहीं किया जाता, शहद को भी गर्म नहीं किया जाता। शहद को कभी भी आप गर्म नहीं करते तवा पे, किसी भी प्रकार की कोई भी डिश आप बना रहे हो, रेसिपी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, शहद को गर्म चीज़ के साथ नहीं डाला जाता, ये विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है। फिर है शहद और घी का समान मात्रा में प्रयोग। ये तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी करते हैं। कई मेडिसिन में बोलती हूँ कि घी और शहद के साथ में मिलाकर लेनी है, तो बोलते हैं ये तो विरुद्ध आहार है, ये तो गलत चीज़ है। घी और शहद कभी भी इक्वल अमाउंट में नहीं मिलाए जाते। 1 चम्मच शहद 1 चम्मच घी कभी नहीं लिया जाता। हमेशा आपको शहद की मात्रा ज़्यादा रखनी है। आपने 1 चम्मच शहद लिया है तो घी की मात्रा 1/3 या मैक्सिमम ½ स्पून होनी चाहिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद नॉनवेज खाने वाले लोगों के लिए, नॉनवेज में बनी हुई चीज़ों के साथ अगर आप नॉनवेज का सेवन कर रहे हो तो उसके साथ में दूध का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस तेल में आप नॉनवेज पकाते हो, यदि आप नॉनवेज खाने वाले लोग हो और आप नॉनवेज पका रहे हो तो उसी तेल में बाद में आपको सब्जियां नहीं पकानी चाहिए, वो विरुद्ध आहार कहलाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, मैं यहाँ नॉनवेज खाने का सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन लिखा है तो मैं जानकारी दे रही हूँ। फिर उसके बाद अरंडी का तेल क्योंकि अरंडी के तेल को मैं बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करती हूँ। अरंडी के तेल को कभी भी गर्म करके नहीं लिया जाता। अरंडी का तेल हमेशा जैसा आता है प्यूरिफाइड फॉर्म में वैसा ही प्रयोग करना चाहिए। यदि कभी बोलते भी हैं कि गर्म दूध के साथ सेवन करना है, गर्म पानी के साथ सेवन करना है, तो उसका तात्पर्य होता है कि हल्का गुनगुना दूध, यानी कि पीने लायक टेम्परेचर का वो होना चाहिए। तो ये हुआ विरुद्ध आहार के बारे में, जितना समराइज करके मुझे जानकारी देनी थी। कभी लॉन्ग वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। इसके बाद अगला सवाल जो मैं ले रही हूँ, रोशन यादव ने किया है, मैम कफ वात पित्त कफ के बारे में डिटेल में बताएं। हमारी बॉडी कौन सी प्रकृति की है, हाउ टू मेंटेन ऑल 3 एंड कीप गुड बैलेंस। ये बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, प्रकृति ना इतनी सिंपल चीज़ नहीं है जितना लोगों को लगता है कि बस वात पित्त कफ होता है। नहीं, प्रकृति के बारे में एक श्लोक है, आचार्य चरक संहिता का, चरक संहिता में लिखा हुआ श्लोक है, शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षी गते। यानी कि शुक्र यानी कि मेल के स्पर्म, शोणित यानी कि स्त्री का अंडा, जीव यानी कि परमात्मा ने जो हमारे अंदर आत्मा दी है वो, शुक्र शोणित और जीव, ये तीनों जब माँ की कुक्षी में यानी कि माँ के गर्भ के अंदर मिलते हैं और एक नए जीव का जन्म होता है, उस समय प्रकृति उत्पन्न होती है। आचार्य ने लिखा है जो वात पित्त कफ की प्रकृति है वो एक तरीके से आपका डीएनए है। अब डीएनए को यदि हम मॉडर्न में भी देखें तो मॉडर्न में भी डीएनए के 2 ही स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है। ठीक उसी तरीके से प्रकृति के बारे में बोला गया है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसे 2 इंसान नहीं हैं जिनकी प्रकृति सेम होती हो, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। तो प्रकृति केवल आपकी, आप बोल देते हैं जनरली वात प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के हैं, ये आपकी छोटी सोच है या फिर कहते हैं ना आधी नॉलेज है।
ऐसा कभी नहीं होता कि आप पूर्ण रूप से वात प्रकृति के हों, पूर्ण रूप से पित्त प्रकृति हों, कफ प्रकृति के हों। इन तीन के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं और उसके आधार पर आपकी यूनिक प्रकृति डिसाइड होती है। इतना ज़रूर होता है कि एक प्रकृति आपकी थोड़ी सी ज़्यादा डोमिनेंट होती है। ये हमेशा होता है कि आपकी वात प्रकृति थोड़ी सी डोमिनेंट होगी, आपकी पित्त प्रकृति थोड़ी सी डोमिनेंट है, आपकी कफ प्रकृति डोमिनेंट है, ऐसा हो सकता है। लेकिन सिर्फ ये बोला जाए कि आपकी पूरी प्रकृति वातज है तो ये इम्पॉसिबल है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे फ्यूचर में, अभी के लिए इतना ही। अगला सवाल है अंकित शर्मा का, सफ़ेद मूसली पाउडर दूध में घुलता नहीं है, क्या करें? ये सिर्फ सफ़ेद मूसली नहीं है, अब आयुर्वेद के जितने भी पाउडर होते हैं, एक्चुअली आयुर्वेद मेडिसिन क्या है? मूसली, अश्वगंधा, शतावरी, ये क्या है? एक तरीके से लकड़ी है, लकड़ी का बुरादा है ना, पेड़ से बने हैं तो ऑब्वियसली लकड़ी है, कॉमन सेंस है बिल्कुल। और लकड़ी कभी पानी में घुलती है क्या? कभी नहीं, इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगर कोई आयुर्वेद की दवाई, खासतौर से पाउडर, आप दूध में या पानी में घोलो और वो पूरी तरीके से घुल जाए और नीचे तली में कुछ नहीं बैठे, तो समझ जाना वो पाउडर नहीं है, नहीं है वो, ठीक है? वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यदि वो नहीं घुल रहा है और तली में आकर धीरे धीरे पूरा बैठ जाता है तो इसका मतलब वो सही है, ठीक है? ये कोई भी पाउडर नहीं घुलेगा। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। यश स्टाफ ने कमेंट किया है, मैम आपने शुक्र वेग के गलत बताया है। सीमन, ये देखिए, ये चीज़ कई बार लोग मुझे बोलेंगे गलत है और मैं मानती भी हूँ गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने का, समझाने का तरीका हो जाता है। मैं आपको आयुर्वेद की चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे नहीं बताती जैसा लिखा है, क्योंकि फिर वो 5 साल की पूरी पढ़ाई है वो आपको करनी पड़ेगी, है ना, वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो जो कॉमन लोग समझ सकते हैं उस हिसाब से मैंने समझाया। तो यदि आपको गलत लगता है तो वो गलत ही है, ठीक है, मान लीजिए इसको, है ना। अगला सवाल है 7वें। तन्मय परिहार जी ने सवाल किया है, कैन बॉडी रिजुविनेट इटसेल्फ अगेन एट द एज ऑफ 23? मतलब टोटल मिला के है कि आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से क्या जो हमारी शरीर है वापस रिजुविनेट कर सकती है। रसायन औषधियाँ स्पेशली इसी के लिए बनाई गई हैं। आयुर्वेद के अंतर्गत जो रसायन वाला चैप्टर है वो इसी चीज़ के लिए है कि जब शरीर आपकी एक एज के बाद क्षय होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, तो उस शरीर को वापस पूरी तरीके से ताकतवर बनाने के लिए, वापस अपनी शरीर की वापस वृद्धि करने के लिए कौन कौन सी चिकित्सा पद्धति की जा सकती है। लेकिन आप इसे घर में च्यवनप्राश खा के, सफ़ेद मूसली खा के नहीं कर सकते। अगर आपको ये वाली रसायन औषधियों का प्रयोग करना है तो आपको अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। 1-2 महीने के लिए किसी आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर पर जाकर रुकना पड़ेगा। वहाँ पर पहले आपको पंचकर्म करवाना पड़ेगा, उसके बाद पंचकर्म के बाद में आपको रसायन औषधियों का सेवन करना पड़ेगा। तब आपके शरीर में वापस आप कह सकते हो कि बल आएगा। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि हाँ घर में बस बैठे च्यवनप्राश खा लिया और सही हो जाएगा, उतना नहीं हो सकता। इसके बाद अगला सवाल है, निर्मल गौतम जी ने बोला है, मैम आपने बोला है दूध ठंडा पीना चाहिए लड़कों को, लेकिन बाकी आयुर्वेदिक चैनल वाले बोलते हैं कि दूध गर्म करके बोलते हैं। हाँ, इस मामले में थोड़ा सा हो सकता है ना, कन्फ्यूजन हो सकता है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आयुर्वेद में हमेशा धारोष्ण दूध बोला गया है। धारोष्ण का मतलब होता है जब गाय के स्तन से, जब आप गाय का दूध दोहते हो तो जो उसके स्तन से जो दूध निकलता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, और दूध हमेशा उसी तापमान का पीना चाहिए। तो यदि आप गर्म दूध पी रहे हो, बिल्कुल चाय जैसा भाप निकलता हुआ, तो भी नुकसान पहुंचाएगा। फ्रिज का दूध पी रहे हो, फ्रिज में रख के जमा दिया, फिर वो ठंडा दूध पी रहे हो, वो भी नुकसान करेगा। तो मैं जब ठंडे दूध को बोलती हूँ तो उसका मतलब होता है कि रूम टेम्परेचर का जो दूध है उसको आपको पीना चाहिए। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। अलग अलग हेल्थ कंडीशन पे ये चेंज भी हो सकता है, पर जनरल पर्सन के लिए ऐसा है। इसके बाद एक जन ने मुझे करेक्शन किया था, मुझे नहीं करेक्शन किया, एक्चुअली ये बलेंद्रु के.आर. पांडे जी हैं। उन्होंने बताया कि आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में 13 आधारणीय वेगों का वर्णन किया है। मैंने आधारणीय वेग जो आप लोगों को पढ़ाए थे उसमें कि 13 तरीके के आधारणीय वेग हैं। फिर आचार्य वाग्भट ने अष्टांग संग्रह में एक कास को जोड़कर 14 कर दिया है। ये बिल्कुल सही कमेंट है, बिल्कुल सही चीज़ है, सही लिखा है। मैं गलत थी इस चीज़ में, लेकिन वो गलत के पीछे एक रीज़न है। क्या होता है, इस तरीके के ये क्वेश्चन पीजी में भी बहुत आते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में, यूपीएससी के एग्जाम में बहुत आते हैं कि आचार्य चरक ने कास कितने माने हैं, आचार्य चरक ने अस्थमा कितने प्रकार के माने हैं, यानी कि श्वास रोग कितने प्रकार के माने हैं, ये एक प्रकार
प्रकार, किसी ने 7 बोला, किसी ने 8 बोला। मैं जनरली इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में पढ़ना पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि जो उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो अपने लिए काम का हो, जो आपके लिए काम का हो, वो पढ़ना चाहिए। किसी ने 7 माने या किसी ने 8 माने, किसी ने 11 मान लिए, किसी ने 12 मान लिए, उसको रटने का, रट्टू तोता बनने का कोई सेंस नहीं है। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए। पर आपने कमेंट किया, उसके लिए धन्यवाद। ज़रूरी है, ये भी चीज़ ज़रूरी है, आपने कुछ गलत नहीं लिखा, सही है। इसके बाद है कुल प्रकाश का। मैम मैं वात प्रकृति का हूँ। मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया, कोई व्यक्ति एक प्रकृति का नहीं होता है, पर फिर भी ठीक है। तो मुझे मीठा, खट्टा, नमक टेस्ट ही खाना चाहिए या मुझे दूसरे रस का भी करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आयुर्वेद में बोला गया है कि यदि आप किसी भी एक रस का सेवन करते हो, अगर आप मीठा मीठा ही खाते हो, अगर आप नमकीन नमकीन खाते हो, यदि इस तरीके से एक रस का सेवन करते हो, तो ये आपके शरीर को नुकसान पहुँचाने वाला होता है। ठीक है, आयुर्वेद में उत्तम किसे बोला गया है? षड रस का सेवन करना। हर व्यक्ति को सभी प्रकार के रस का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, आयुर्वेद में 6 रस बोले जाते हैं और हर व्यक्ति को इन 6 रस का सेवन करना है। आप वातज प्रकृति के इंसान हैं तो कटु, तिक्त, कषाय की चीज़ों का सेवन थोड़ा सा कम करिए। मधुर, अम्ल, लवण वाले जो हैं उनका ज़्यादा सेवन करिए। लेकिन आप छोड़ दोगे कि नहीं, मुझे कड़वा नहीं खाना, मुझे तीखा खाना नहीं खाना, तो आपको नुकसान होगा। क्योंकि तीखा खाना वात को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन तीखा खाना और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। आपके स्त्रोतों का शोधन करने के लिए तीखा खाना ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो एक रस कभी भी आयुर्वेद में नहीं बोले गए। आयुर्वेद में हमेशा ही बोला गया है कि आप षड्रस का सेवन करें, सारी चीज़ों का सेवन करें। अगला सवाल, डॉक्टर मैडम प्रेगनेंसी प्रिवेंशन पर वीडियो बना दो प्लीज़ आयुर्वेद में। देखिए, आयुर्वेद में जहाँ तक मेरी नॉलेज है, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के कोई खास तरीके नहीं बताए गए। हो सकता है मेरी कम नॉलेज हो, मैं मानती हूँ, हो सकता है मुझे नहीं पता हो, पर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आयुर्वेद में प्रेगनेंसी से प्रिकॉशन के लिए कोई ख़ास तरीके नहीं बताए गए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो होम रेमेडीज़ की तरह हैं, ना ही उसका कोई मतलब कोई रिसर्च किया है, ना कुछ किया है। मैं आपको सच बताऊँ, एलोपैथी की दवाइयाँ हों चाहे आयुर्वेद की दवाइयाँ हों, प्रेगनेंसी को यदि आपको रोकना है तो एक ही तरीका है जो बेस्ट है, वो है कॉन्डम का इस्तेमाल। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जो बेस्ट हो। ठीक है, अगर हमारे मॉडर्न साइंस ने कोई अच्छी चीज़ खोजी है, प्लास्टिक बहुत ही बेकार चीज़ है, लेकिन प्लास्टिक का एक गुण होता है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। आप उसे 10 साल ज़मीन के अंदर गड़ा के भी रखोगे ना, तो भी वो ख़त्म नहीं होने वाली। तो जो कॉन्डम होते हैं वो एक तरीके की प्लास्टिक की होती है, एक तरीके की बोल रही हूँ, किसी ना किसी प्रकार की प्लास्टिक की होती है। तो वो यूज़ करने में आसान है, इजीली अवेलेबल है, क्यों ज़्यादा दिमाग दौड़ाना। ठीक है, कॉन्डम का इस्तेमाल करिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, सारे सवाल जितने भी मैंने सेलेक्ट किए थे जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड थे, उनके मैंने यहाँ पर जवाब दे दिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आयुर्वेद के कौन से डीप कॉन्सेप्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। 2 ऐसे कमेंट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, लेकिन जो स्पेशली आयुर्वेद के ऊपर होंगे, उनके ऊपर मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगी, फुल स्टडी करके, फुल जानकारी देके अच्छे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।